नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान, श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 4 ऊष्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहला जो वीडियो आया था इसमें हमने ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके आगे के बारे में चर्चा करते हैं। संवहन क्या है, इसको जानने से पहले अपन कुछ जानकारी कर लेते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि ऊष्मा का स्थानांतरण है वो हमेशा ठंडे से गर्म की ओर होता है। इसी कड़ी को अपन अपने भाषा में जैसे देखते हैं कि संवहन क्या है। संवहन भी इसे है, जैसे कोई वस्तु है पहले वो ठंडी है, धीरे धीरे वो बाद में क्या होती है, गर्म होती है। उसकी जगह लेने के लिए, रिक्त स्थान लेने के लिए दूसरी वस्तु जैसे लिक्विड वो आ जाता है, फिर वो गर्म होता है। इस प्रकार सारा गर्म होता है। तो संवहन को समझने से पहले अपन इस चित्र को देखते हैं। जैसे हम एक प्रयोग करते हैं कि हम एक फ्लास्क लेंगे, गोल फ्लास्क लेंगे या कोई इस प्रकार के वस्तु बर्तन ले सकते हैं। इसको तीपाई पे या कोई स्टैंड पे इसको एक जगह रखते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, अपन एक पानी भरते हैं और जब तक पानी स्थिर ना हो जाए तब तक इसको ऐसे रहने देते हैं। जब पानी स्थिर हो जाता है, स्थिर होने के बाद में इसमें पोटेशियम परमंगनेट का कुछ भाग इसमें पेंदे में अपन डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं कि ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती से इसके अपन आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद में अपन क्या देखते हैं कि जो यहाँ का जो भाग है, पेंदे के पास का जो भाग है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें अपन परिवर्तन देखते हैं कि वो होता है गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। और जब वो गर्म होता है तो गर्म होने के कारण बाद में क्या होता है, वो भाप बन के ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है। और जब ये पानी यहाँ से भाप बन के ऊपर उठता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए जो इधर साइड में ऊपर जो ठंडा जल है वो इसकी जगह ले लेता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये पानी पूरा जो है सारा का सारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद में क्या होता है, ये सारा ऊपर उठ जाता है। तो इसी प्रकार इस पूरे प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। यानी जो पानी पहले ठंडा था वो धीरे धीरे गर्म होता है। गर्म होने के बाद में क्या होता है, वो भाप बन के ऊपर जाता है और उसकी जगह लेने के लिए जो दूसरा पानी है वो इसकी ले लेता है और धीरे धीरे वो गर्म होता है। और जो ऊपर जो गर्म होता है वो वापस इसकी जगह लेता रहता है। तो इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। इसके बाद में अपन एक प्रयोग और देखते हैं कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। इसके प्रयोग के लिए अपन एक देखते हैं कि एक मोमबत्ती लेंगे और उसको जलाएंगे। मोमबत्ती ली, उसको जलाया। उसके जलाने के बाद में उसका एक अपने जो दोनों हाथ हैं, एक हाथ को अपने उस मोमबत्ती की जो लो है उसके ऊपर रखेंगे और एक को पार्श्व में रखेंगे, यानी पास में रखेंगे। ऐसे मोमबत्ती की लो ऐसे रखेंगे। फिर अपन देखते हैं अपन क्या अनुभव करते हैं कि कुछ समय के लिए अपन अनुभव ये करते हैं कि हमारा कौन सा हाथ है जो ऊष्मा के ज़्यादा संपर्क में आ रहा है, यानी जिसको कौन सा हाथ जल्दी है वो गर्म हो रहा है। तो अपन देखेंगे कुछ समय बाद में कि जो अपने जो मोमबत्ती के जो ऊपर वाला जो हाथ था वो हमारा हाथ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो इस प्रकार अपन ये देख सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो गर्म, वो भाप बन के ऊपर की तरफ प्रभावित होती है, ना कि साइड में। अब अपन देखते हैं कि ऊपर की ओर जो वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वालामुखी ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है और पार्श्व की वायु संवहन गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए वह वायु लोक के कारण वायु जैसा गर्म ऊपर की तरफ जो हाथ गर्म हो रहा है वैसा गर्म नहीं हो पाती है। इसको देखने के बाद में अपन ऐसे देखते हैं कि तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार का अनुभव करते हैं। तटीय का मतलब हो गया जो समुद्र किनारे एकदम तटों पे जो लोग रहते हैं
उनके बारे में अपन देखते हैं कि समुद्र का जो पानी है, जो समुद्र में जो लहरें चलती हैं, वो जो हवाएं चलती हैं, वो उसका अलग अलग सिस्टम है। जैसे दिन के समय उनका वो अलग प्रकार से हवाएं चलती है, शाम को नाइट के समय वो अलग से होती हैं। तो इसके एक जैसे होती है थल समीर और एक होती है समुद्र समीर। तो जो तटीय लोगों क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार अनुभव करते हैं कि जैसे दिन के समय जो धरती या स्तर का जो भाग होता है वो जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है दिन के समय, और इस तरह के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी ठंडी वायु इस तरह की ओर बहती है। जैसे समुद्र है, समुद्र के जो दिन के समय जो भाग है उस स्थल के मुकाबले ज़्यादा गर्म रहती है और वो भाप बन के ऊपर उड़ती है और वो इस स्थल की भाग की तरफ हवाएं चलती है। चक्कर को पूरा करने के स्थल की ओर से गर्म वायु जो है समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली जो हवाएं होती है, समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु होती है वो कौन सी वायु कहलाती है? समुद्र समीर, यानी समुद्र की हवाएं कहलाती है। जो समुद्र की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं वो समुद्र यानी जल से स्थल की ओर जो आने वाली जो हवा होती है उसको समुद्र समीर कहा जाता है। समुद्र समीर की ठंडी हवा का लाभ उठाने के लोग जो समुद्र तट के जो किनारे जो मकान बनाते हैं उनकी जो खिड़कियाँ हैं वो समुद्र की ओर रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं उनको समुद्र की ठंडी हवा का लाभ मिल सके। रात्रि के समय में ये प्रक्रम पूरी एक तरह में उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है, यानी समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहने लगती है, जिसे थल समीर कहा जाता है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है कि नहीं होता है? होता है। सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है? जब सूर्य का प्रकाश ऊपर है और हम तक ये किस प्रकार से पहुंचता है? जैसे ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 प्रक्रिया है, जैसे चालन, संवन और एक तीसरी है विकिरण। तो चालन के द्वारा होता नहीं है। चालन का जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो ठोस वस्तुओं में, पदार्थों में होता है, और जो संवन होता है वो लिक्विड होते हैं जैसे गैस द्रव्य में होता है। और जो अपन मनुष्य हैं इनमें सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से स्थानांतरण होता है? वो किसके माध्यम से होता है? वो विकिरण के माध्यम से होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई जो भाग वो माध्यम है वो जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है। उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। यानी सूर्य और हमारे बीच में कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसकी, तो उसके कारण ये हमारे जो सूर्य का जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो विकिरण के माध्यम से होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता भी नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हमने नोट किया है कि सर्दी के समय हम जब, ठीक वैसा ही है, जब हम किसी हीटर के पास बैठते हैं, हीटर के माध्यम से जब हमारे पास जो ये ऊष्मा आती है, गर्माहट आती है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य से हमारे पास ये ऊष्मा आती है। अब इसके अलावा हम एक प्रक्रम और देते हैं। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकसित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग है वो पारगत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है।
धूप में बाहर जाते समय हम छतरी का प्रयोग करते हैं, ये उसी का ही उदाहरण है। क्यों, जब हम धूप में बाहर जाते हैं छतरी लेके तो सूर्य का प्रकाश है, कुछ भाग है जो किरणें वो कुछ परावर्तित होकर पुनः चली जाती है, कुछ वहीं ठहर जाती है और कुछ पारगत हो जाती है। ये इसका उदाहरण है। अब आगे हम पढ़ते हैं सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। सर्दी और गर्मी के मौसम में हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। सर्दियों में हम गहरे या डार्क कलर के जैसे कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम सूती और लाइट कलर के, हल्के कलर के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको भी अपने एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास दो बर्तन हैं, एक बर्तन पे हमने, दोनों सफ़ेद है, एक पे हमने कलर कर दिया, जैसे काला कलर कर दिया, रंग कर दिया उस पर, और उनमें पानी डाल के उनमें धूप में रख दिया और घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद में अपन उनका परीक्षण करते हैं तो हम ये नज़र देखते हैं, अपन क्या देखते हैं कि जो काला कलर वाला जो बर्तन है, पात्र है, वो जो सफ़ेद कलर वाले पात्र है उसके मुकाबले वो अधिक गर्म है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, वो जो अधिक गहरे रंग के जो वस्त्र है या कोई कलर है, जैसे कपड़े अपन पहनते हैं, या डार्क जो चीज़ है उसको अधिक अवशोषित करती है। इसके अलावा अब हम इनको अगर जो छुप के देखते हैं तो हमें गर्मी का एहसास, गर्माहट का एहसास होता है। इन अपन जो क्रियाकलाप अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मी में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायी क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश जो भाग है उसको परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायी लगते हैं। ठीक वैसा ही है जैसे अपने वो छतरी का अपने उदाहरण समझा था, वैसे ही कि जो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के जो सूर्य का प्रकाश है उसको वापस कुछ भाग को परावर्तित कर देते हैं। ठीक, आगे अपन देखते हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। किस प्रकार से बनाए रखते हैं देखते हैं कि सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु यानी वायु फंसी रहती है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। हम ऐसा अक्सर देखते हैं कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो अपन ये सोचते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के भीतर न जाए, क्योंकि जिससे वजह हमको ये अपन जैसे ठंड है वो ठंड जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे शरीर के अंदर न पहुँचे। लेकिन जो गर्म कपड़े एक्चुअली वो असली काम उसका ये होता है कि वो जो शरीर की गर्माहट है उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, हमें ये उष्णता का अनुभव होता है। अब अपन ऐसे देखते हैं सर्दियों में, अगर जो आपको एक छोटा सा उदाहरण है कि सर्दियों में आपको एक कोई गर्म शॉल दे दे जो भारी गर्म है, या वो दे दे, या आपको 2 ऊनी वस्त्र जैसे शॉल दे दे, तो आप किसको लेना पसंद करेंगे? क्योंकि अपन उसके 2 को लेना पसंद करेंगे। 2 को लेना इसलिए पसंद करेंगे कि वो है एक के ऊपर उसके बीच में हवा का कुछ भाग रह जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर की जो गर्माहट है वो बाहर नहीं जा पाती है। तो आज हमने इस पाठ को यहाँ तक पूरा पढ़ लिया है। ऊष्मा हमने इसके कुछ पहले भागों को देखा था, ऊष्मा के स्थानांतरण को, और आज ये अपना पाठ है पूरा समाप्त होता है। इसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे वाले पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।